नमस्कार दोस्तों, आज टॉपिक देखना है थोड़ा सा झीलें, राजस्थान की झीलें। इंडिया और वर्ल्ड का तो देखेंगे, टाइम मिला तो डाल पाएंगे। आज राजस्थान की झीलें पढ़नी है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप फोन बंद रखते हो, ये भाई क्या करूं मैं। फोन बंद कोई मैंने नहीं किए भाई, आपकी वजह से ही करना पड़ा मुझे बंद। क्या करूं, फोन आते ही पहला सवाल उठाते ही सर मैं राजस्थान पुलिस, ज्यादा पुलिस वालों की आते हैं, मैं सर राजस्थान पुलिस की कोचिंग करना चाहता हूं। अब बताओ भी क्या जवाब दूं मैं। भी करना चाहते हो तो आ जाओ, कोचिंग ही करा रहे हैं हम तो, काम और क्या है। दूसरा सवाल फिक्स है, फीस कितनी है। अब भाई राजस्थान में पुलिस की फीस में क्या अंतर आएगा। आप अगर तहसील स्तर पे हो तो फीस होगी शायद 4 या 5 हजार के बीच। अगर आप बड़े क्षेत्र पे जाते हो, जयपुर सीकर, तो फीस होगी 6 या 7 हजार के बीच। मुझे एक जगह बता दो कि राजस्थान पुलिस के 1 लाख रुपए ले रहे हैं या 50 हजार रुपये ले रहे हैं। 1 हजार 2 हजार से अंतर ज्यादा कहीं नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों, बस ये फिक्स सवाल है। बस नया बेंच है क्या। अभी नया बेंच रोज तो बना नहीं सकते भी। रोज नया बेंच का मतलब महीने के 30 बेंच हो गए। 30 में एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, 24 घंटे ही होते हैं। तो हर बेंच के बीच में 10 या 15 दिन का अंतर मिले ही मिलेगा। रोज नए बेंच कहीं नहीं बनते। बस इन 3 सवालों से परेशान होकर ही फोन बंद करना पड़ा है। कई बार जरूरी फोन भी और चले गए इसकी वजह से। भाई ये अगर आप नहीं करते तो बहुत ही अच्छा, मैं तो खुद ही ऑन रखता हूँ भी। कोई प्रश्न पूछना है और है, चलो वो अलग चीज है, लेकिन ये 3 फिक्स सवाल है जिनको पहले भी जवाब दे दिया मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों सर मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। अरे भाई कोचिंग ही करवा रहे हैं, और करवा क्या रहे हैं। आ जाओ भी, कोचिंग करना चाहते हो घर पे आके तो कैसे कराऊं। फीस क्या है, अरे फीस तो यही है, किसी की 5 हजार है, किसी की 7 हजार है, इससे ज्यादा कहीं। कोई गारंटी बेस पे ले रहा है वो ले रहा होगा 50 हजार, बाकी तो सबकी फीस 5 हजार 6 हजार 7 हजार, बस यही फीस है हर जगह की। फिर भी पता नहीं क्यों। चलो भी यही कह रहा हूं भी फोन करो, ये 2-3 सवाल मत पूछो, प्रश्न पूछो, एग्जाम की पूछो। कई बार जरूरी हो जाता है, वो भी है। अब जरूरी फोन भी इसकी वजह से गए। कई बार भी दूसरे कोचिंग वाले कई बार सेमिनार के लिए भी बुला लेते हैं, तो वो और गए सारे इसकी वजह से। बस ये सवाल मत पूछा करो, बाकी और कुछ भी पूछो चाहे। अब देखते हैं दोस्तों झीलें। झीलें राजस्थान में 2 प्रकार की हैं, एक खारी एक मीठी। खारी और मीठी। खारी वो है जो खारी है, मिट्टी वो है जो मीठी है, ये तो पता ही है। अब जी क्या होता है, कई बार जैसे राजस्थान पुलिस 2013, कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं सर राजस्थान पुलिस का जीके डालिए। तो भाई अब राजस्थान पुलिस ऊपर लिखेंगे तो थोड़ी होगा। राजस्थान पुलिस है, जीके सब आता है राजस्थान पुलिस में भी। स्पेशल अगर लिख दे तो थोड़ी होता है वो राजस्थान। ये भी राजस्थान पुलिस का ही है, सब में काम आएगा। राजस्थान के हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो RS हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई हो। सबसे पहले जैसे राजस्थान पुलिस 2013 में आया था, निम्न में से खारे पानी की झीलें या निम्न में से, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अभी सेकंड ग्रेड में भी ये आया था 2017 वाली में, अभी जो पीछे हुआ था, निम्न में से खारे पानी की झीलें हैं। तो कई बार ऐसा ऊपरी प्रश्न उठा लेते हैं जो हमारा गलत हो जाता है। सबसे ज्यादा अफसोस उसी चीज में होता है। तो इसमें क्या करता है, आप खारी खारी याद कर लो, बाकी बची सब मीठी। और जब भी खारे पानी या मीठे पानी का देगा तो वो हमेशा मरुस्थल की 3 झीलों को हाईलाइट रखता है, कोलायत, कायलाना और बालसमंद। क्योंकि मरुस्थल की ये 3 झीलें मीठी है, बाकी सब खारी है। बस यही ऑप्शन मिलता है। जब पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी यही था, कायलाना वाला। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है, कुछ नहीं करना, वो एक ट्रिक याद रखो, उससे बाकी बची वो सारी झीलें मीठी है। ट्रिक ये है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। मैंने साड़ी सा फूल किया रे, वैसे ही है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का 2 बार बोलो, याद हो जाए, बोल दो, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सा से सांबर, डी से डीडवाना, पै से पंचपदरा, लू से लूण करण सर, लूण करण सर, कू से कुचामण, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। एक नावा और है, क्योंकि नावा फेमस है नागौर की। यहाँ आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई थी नावा नागौर में। यहाँ का नमक बहुत अच्छा बताया जाता है नागौर का। बस इससे बाकी जो बची है वो सब मीठे पानी की हो गई। कैसे भी कुछ बन रहा है क्या, कछोर है क्या, कछोर नहीं आएगी, वो भी कछोर भी है कैसे। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकणसर, बीकानेर, इनका तो जिक्र करेंगे। लूणकणसर, बीकानेर, कुचामण, नागौर, फलोदी, जोधपुर, ताल छापर,
यहां पड़ता है सुजानगढ़ चूरू में। डेगाना, नागौर, रेवासा, सीकर, नावा, नागौर। इसके अलावा बाप भी है, वैसे बाप तो खारे, बाप भी खारे पानी की माने, लेकिन इससे जो बाकी बची वो सब हो गई मीठे पानी की। 2 या 3 बार इनको रटोगे आराम से याद है। अब एक एक का डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल ज्यादा नहीं है दोस्तों, तीनों का ही है, बस 3 का ही डिटेल पढ़ना है, बाकी का नहीं पढ़ना। चलो शुरू करते हैं, इनको लिख लेना आप। सबसे पहले देखते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी झीलें मेन 3 है जिनका डिटेल है, बाकी तो सिर्फ नाम जिला। सबसे पहले झील और सबसे मोस्ट झील यही है सांबर। ऐसे झीलें जब भी पढ़ो ना तो झीलों के नोट्स ऐसे ही बनाओ, झील बना दो, उसके आसपास उसके अंदर जो भी चीजें सब लिख दो। वही सांबर झील 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर। ये फुलेरा रेलवे स्टेशन है ना, इसके पास 2-3 रेलवे स्टेशन आते हैं इसके पास। एक सांबर झील फुलेरा रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है। अब जैसे क्या हुआ, पीछे पटवारी का एग्जाम हुआ था, इससे पीछे वाली, उसमें क्या उसने प्रश्न दिया कि सांबर झील स्थित है, उसने ऑप्शन दे दिए, जयपुर हटा दिया, नागौर दे दिया, अजमेर दे दिया, 2 ऑप्शन और दे दिए, तो उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे उत्तर जयपुर ही होगा। वो प्रश्न ही डिलीट करना पड़ा क्योंकि ये 3 जिलों में फैली जरूर है, लेकिन इसका रखरखाव कागजों में इसका नाम जयपुर के अंदर ही है। जैसे मैं चूरू का हूं, भले ही मैं सीकर रहूं, भले ही मैं जोधपुर रहूं, मैं चूरू का ही माना जाऊंगा, कागजों में मेरा नाम चूरू ही है, भले ही कोई और ऑप्शन हो। इसलिए सांबर झील अलग अलग ऑप्शन दे तो जाएगा जयपुर, उपरोक्त सभी दे तो फिर अलग चीज होती है, तीनों ऑप्शन दे। सांबर झील स्थित है जयपुर क्योंकि इसका रखरखाव जयपुर है। ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से लेकर लगभग 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अगर विश्व की बात करें, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, यानी वो सागर ही बन गया झील की है, कैस्पियन सागर। अब देखो इसमें क्योंकि झीलें हैं, झीलों के अंदर तो भी नदियों द्वारा ही आएगा पानी, तो इसके अंदर उत्तरी साइड से एक नदी गिरती है जिसका नाम है मेथा। नदियों का जिक्र देखेंगे, टाइम मिला तो डालेंगे, एक बार सिर्फ नाम ही रख लेना मेथा। दक्षिण साइड से एक नदी गिरती है रूपनगढ़, 2 नदियां और गिरती है खारी और खंडेला। यह प्रश्न अभी आया था 2nd ग्रेड में। निम्न से कौन सी नदियां सांबर में नहीं? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा उत्तरी साइड से, दक्षिण साइड से मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। इस झील के क्योंकि यहां जो नमक तैयार किया जाता है ना, वो क्यार पद्धति से किया जाता है, ऐसे क्यारी बनाते हैं इस तरीके से। यहां एक शैवाल पाया जाता है यहां के नमक में जिसका नाम है स्पाइरुलिना। बताते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, स्पाइरुलिना इस शैवाल के अंदर। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला क्यार पद्धति द्वारा यहां नमक। इस झील के जस्ट पास में एक माता का मंदिर है जिसका नाम है साकंबरी, साकंबरी माता। बताते हैं यहाँ अकाल पड़ा था तो माता ने लोगों को फल फ्रूट, साग वगैरह, साग का अर्थ वैसे फल फ्रूट माना जाता है, फल फ्रूट बांटे थे, इसलिए इस माता का नाम ही साकंबरी होगा। क्योंकि ये क्षेत्र चौहानों का रहा है, चौहानों की ये प्राचीन राजधानी भी रही है सांबर। अब क्या है जी, ये सबसे पुरानी माता मानी जाती है साकंबरी, और सबसे पुराना क्या होता है? दादी या नानी, इसीलिए इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी या फिर देवयानी। यह प्रश्न आया था पटवार में, देवयानी तीर्थ कहां स्थित है? सांबर जी। तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा पुष्कर है और तीर्थों का भांजा मचकुंड है धौलपुर में, मामा जी अपने पुष्कर है। तीर्थों की नानी ये हो गई सांबर झील के पास। यहीं पे साकंबरी एक मंदिर, एक मस्जिद भी है जिसका नाम है नालीसर, सांबर झील के पास में नालीसर मस्जिद। अगर इस झील के निर्माण की बात करें, वैसे तो प्राकृतिक झील मानी जाती है ज्योग्राफी के हिसाब से, लेकिन हम वैसे बात करें तो
चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। बताते हैं बिजोलिया शिलालेख में यह बात लिखी गई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माणकर्ता कौन है? वासुदेव चौहान, जो चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष है वासुदेव जी। अब देखो, यहां भारत में जितना भी नमक होता है ना, उसका राजस्थान करता है 12%, और उस 12 का अकेली सांबर झील करती है 8.7%। या तो कह दो भारत का 8.7, या कह दो राजस्थान का 8.7% नमक उत्पादन करती है सांबर झील। अब देखो बात करते हैं, ये तो थी ज्योग्राफिकल हिसाब से। कुछ बच्चे कहते हैं सर लंबा टॉपिक डालो, चलो इसको लंबा कर देते हैं, आप खुद चाहिए कोई बात, लंबा करते हैं इसको आज। ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी कई मामलों में फेमस है सांबर झील। अगर कभी आपने नाम सुना होगा, हमारे संत बड़े फेमस हुए थे जिनका नाम था संत दादू दयाल। बताते हैं कि ये दयालु बहुत ज्यादा थे, इस वजह से इनका नाम ही हो गया दादू दयाल। इन्हें राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है, गुजरात के थे ये, इन्हें राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है संत दादू जी को। कहते हैं कि दादू जी ने अपने पहले उपदेश सांबर झील पे ही दिए थे, और दादू पंथ की स्थापना की थी उन्होंने 1574। बताते हैं यही की थी, सांबर झील के ही किनारे दादू पंथ की स्थापना। अंतिम समय तो इनका नारायणा में बीता था दादू जी का। ये व्यक्ति थे जो 1585 में, क्यों अकबर के समकालीन हो गए, अकबर का समय ये 74 हल्दी घाटी वो समय है। 1585 में बताते हैं फतेहपुर सुकरी में ये अकबर से मिलके भी आए थे, यानी अकबर से मुलाकात हुई थी इनकी संत दादू जी की, दादू दयाल जी की। ये इनकी सत्संग होती है, सत्संग का एक स्पेशल नाम होता है इनका, अलख दरीबा। अलख दरीबा, जैसे अपन हिंदू मिलते हैं, मतलब अपने धर्म में तो हम राम राम बोलते हैं, मुसलमानों में जैसे बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, वैसे ही वैसे बताते हैं दादूपंथी जब भी मिलते हैं ना तो वो बोलते हैं सत्य राम, सत्य राम। इनका एक शिष्य हुआ था बड़ा फेमस है, जिनका नाम था संत रज्जब जी। दादू जी के थे वो, संत रज्जब जी। जाति से पठान थे, सांगानेर के रज्जब जी। दादूपंथी कहते हैं कि विवाह नहीं करते कभी। रज्जब जी ने कहते हैं कि विवाह की तैयारी कर ली, शेरवानी वगैरह पहन ली, और दादू जी जैसे अपने नहीं होता क्या भी शादी के जब जाते हैं तो उससे पहले अपने कुल गुरु या कुल देवता के मंदिर में जाते हैं। बताते हैं रज्जब जी मिलने आए थे दादू जी से, वो शेरवानी पहन रखी थी विवाह के समय गुरु से आदेश लेने के लिए। कहते हैं कि दादू जी ने मुंह फेर लिया था इनको देख के और नाराज हो गए थे इनसे। तब रज्जब जी ने कहा कि गुरुदेव क्या हुआ, नाराज क्यों हो? तब इन्होंने एक दोहा बोला था, रज्जब ते किया गजब बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। रज्जब ते किया गजब बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। कि रज्जब आके करी हरि भजन आए और तू ठिकाना लाग ठोर लाग रहे। कहते हैं कि रज्जब जी ने कहा कि मेरा गुरु ही नाराज है, मैं शादी करूंगा ही नहीं। बताते हैं ये एक ऐसे चेले थे इनके रज्जब जी जो ताउम्र दुल्हे के वेश में रहे थे। ये कुछ इतिहास के फेमस शिष्य हैं। बताते हैं जब दादू जी की मृत्यु हुई तब कहते हैं कि रज्जब जी ने आंखें बंद कर ली थी अपनी, बोले संसार में अब देखने लायक कुछ नहीं बचा। कहते हैं कि वो सारी उम्र तक आंखें बंद करके ही रहे थे रज्जब जी, फेमस है ये। तो ये यानी सांबर झील दादू जी का भी यहां से संबंध रहा है। अकबर और जोधा, अकबर और जोधा का विवाहिक स्थल भी यही रहा है। अकबर और जोधा का विवाह भी सांबर झील, ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया था। अकबर और जोधा की विवाह स्थली है सांबर झील, यानी अकबर और जोधा का विवाह भी सांबर के यही हुआ था। इसके बाद में अगर बात करें तो एक अपने पक्षी है कुर्जा, कभी नाम सुना हो तो, ये खिंचन गांव में पाया जाता है, खिंचन जोधपुर में पड़ता है। ये एक विरह का प्रतीक है कुंजा पक्षी। बताते हैं ये अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए दूर दूर की लंबी यात्राएं करता है, और उसी यात्रा के तहत अपने यहां भी आता है तालसा पर, और बताते हैं कि सांबर झील यहां भी आता है ये कुर्जा पक्षी। एक पक्षी है गुजरात का जो राज्य पक्षी है राजहंस, बताते हैं राजहंस भी यहां आता है। तो दोस्तों सांबर झील की ये बातें थी।
सांबर झील पहले 3 जिलों में फैली है, तीनों अलग अलग दे तो उत्तर माना जाएगा जयपुर। 32 किलोमीटर लंबी, लगभग 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। यहाँ क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। भारत का 8.7 कह दो चाहे राजस्थान का कह दो, नमक उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी एक खारे पानी की झील है। इसके बाद में कुछ ऐतिहासिक बातें, अकबर और जोधा की विवाह स्थली रहा है, और संत दादू जी भी बताते हैं कि यहाँ दादू पंथ की स्थापना की, पहले उपदेश भी यहीं देते, अंतिम समय उनका नारायणा में था। और ये दादू जी की थोड़ी 1-2 बातें, उनका फेमस चेला जो बड़ा पसंद है मुझे, वो है संत रज्जब जी। और उसके बाद में ये इसके नजदीक ही शाकंभरी माता का मंदिर है जो चौहानों से संबंधित है, चौहानों कुलदेवी मानी जाती है। तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ। यहाँ एक पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है लोग देखने के लिए, जिसका नाम है रामसर साइट। (1990) में रामसर साइट नामक पर्यटन। ये सांबर झील की अब इतनी बातें थी, ठीक है, मिटा देता हूं। दूसरी फेमस झील है जिसका थोड़ा जिक्र है, वो है पंचपदरा। पंचपदरा पड़ती है बाड़मेर में। भैया जिले तो आपको रटने ही होंगे। पंचपदरा पंचा ही बनवाई, बताते हैं पंचा नाम का एक भील था, उसने बनवाई थी ये पंचपदरा झील। पंचपदरा पंचा। नमक यानी खारे पानी झील मतलब नमक उत्पादन। नमक में क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बताते हैं यहाँ सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत है इस झील में। इस वजह से अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सा है तो वो पंचपदरा का है, सर्वश्रेष्ठ। वैसे सबसे खारी झील भी यही माने, बड़ी तो खारी ये है, बड़ी वैसे ये माने। जैसे अगर बात करें ना विश्व लेवल पे तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, लेकिन सबसे खारी झील अगर बात करें तो वोन झील होगी। वोन पड़ती है तुर्की में, टर्की या तुर्की। 330 ग्राम लवणता है, 3 जीरो लगेंगे आगे, ध्यान रखना। 330 ग्राम लवणता है, ये ग्राम है 1000 के अंदर। वोन झील तुर्की। दूसरी की अगर बात करें तो मृत सागर, यानी मृत, नाम ही इसका मृत सागर है, डेड सी। यहाँ कोई बचता ही नहीं है, यानी कोई मछली वगैरह कोई नहीं पनपता, इतना ज्यादा खारा नमक है, 238 ग्राम। उसके बाद में ग्रेट सोल्ट लेक, नाम ही ऐसा ही है, ग्रेट सोल्ट लेक। ये पड़ती है मेरा, ये जॉर्डन में मृत सागर, ये अमेरिका में पड़ती है। ग्रेट सोल्ट लेक 220 ग्राम। सबसे विश्व की सबसे खारी झील कैस्पियन, सबसे बड़ी खारी और सबसे खारी यानी ज्यादा नमक जिसमें, वो है वोन झील तुर्की की। पंचपदरा झील बाड़मेर में पंचा भील ने बनाई। यहां एक जाति है जिसका नाम है खारवाल। ये प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न ये था नमक उत्पादक जाति के रूप में कौन सी जाति जानी जाती है? वो है खारवाल। नहीं याद रहे तो कोई समस्या नहीं है, नमक खारा होता है और खार से ही शुरू होता है नाम भी। या नमक उत्पादक जाति कौन सी होगी? खारवाल। ये क्या करते हैं खारवाल? ये एक यहाँ झाड़ी पाई जाती है मोरली, उस झाड़ू को लेके झाड़ू टाइप बना के उसकी झाड़ी की, और इस तरीके से वायु या रेस्ता पद्धति बोलते हैं उसे, इस पद्धति से नमक तैयार करती है। और ये कहते हैं कि भी हम ऐसे तैयार करते तब ये नमक अच्छा है। अब जो भी हो, यानी नमक यहाँ का नमक क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ। खारवाल जाति नमक उत्पादक जाति के रूप में जानी जाती है। यहाँ अगर बात करें बहुत सारे यहाँ मतलब छोटे छोटे कारखाने लगे, सबसे ज्यादा कारखाने लगे यहाँ हीरागढ़ क्षेत्र में, और यहाँ कुओं से भी नमक तैयार होता है जिसे कहा जाता है कोसिया पद्धति। कोसिया पद्धति। लास्ट है डीडवाना। डीडवाना झील। डीडवाना सबको पता है कहां पड़ती है? नागौर। ये इसे खालदा झील भी कहते हैं, एक चीज ये और ध्यान रखना, इस झील का दूसरा नाम है खालदा झील। इस झील के पास में बताते एक माता का मंदिर है जिसका नाम है सरकी माता या पाडा माता। नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। यहां के नमक में पाया जाता है सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट है। अब सल्फेट का मतलब नमक खाने योग्य नहीं, क्योंकि खाया वही जाएगा जिसमें क्लोराइड होगा। इसका मतलब यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, सोडियम सल्फेट। यहाँ सोडियम सल्फेट एक कारखाना लगा है जिससे कागज वगैरह बनाए जाते हैं, कागज निर्माण। यहाँ जो नमक तैयार करती है उन संस्थाओं के नाम है देवल, स्थानीय संस्थाएं। बस यहां ये सांबर होगी ना, सांबर के यहां भी कारखाना है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड नाम से था,
केंद्र सरकार का उपक्रम 1964। तो दोस्तों बाकी जो खारे पानी की झीलें, वो नाम जिला वो तो रट्टे लगाने, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। अब बस खारे पानी की झीलों इतना। अब मीठे पानी की झीलें, जैसे टाइम मिला मीठे पानी की, अगला टॉपिक मीठे पानी की झीलों का भी डालेंगे। मेरे हिसाब से याद हुआ होगा और कोशिश करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।